हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं विजडम ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 सीबीएसई साइंस में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स, मतलब ह्यूमंस ओमनिवोर्स होते हैं। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं? तो ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। तो अब ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं ओमनिवोर्स के? तो ओमनिवोर्स हम ह्यूमंस तो होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, रैट्स होते हैं, पिग्स होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो प्लांट पे भी बेस्ड है, मतलब प्लांट बेस्ड फूड मिला तो वो भी खा लिया और एनिमल भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ओमनिवोर्स की बात। अब लेकिन हम तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमंस हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। अब इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्यों यूज किया है? तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन में वो 5 स्टेजेस में होता है, मतलब अलग अलग स्टेजेस होती हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज होती है इंजेशन, सेकेंड होती है डाइजेशन, थर्ड होती है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होती है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होती है इजेशन। तो अब ये क्या होती हैं? तो देखिए, जो इंजेशन होता है उसमें टेकिंग इन फूड होता है, मतलब जो फूड होता है वो हम खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। अब डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ना। उसको तो पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या करता है? ब्रेक करता है पहले सिंपलर फूड में, फिर आइडेंटिफाई करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है क्या, है ना। अब एब्जॉर्प्शन की बात आई तो जो फूड डाइजेस्टेड होता है ना, वो एब्जॉर्ब होता है। तो जो डाइजेस्ट हुआ फूड, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय सेल्स, जो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो जो भी फूड डाइजेस्ट होगा वो सारी सेल्स क्या करेंगी? एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, अब एसिमिलेशन की बात करें तो एसिमिलेशन में क्या होता है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो भी हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उसका यूटिलाइजेशन होगा। कैसे? एसिमिलेशन से, है ना। तो जो एनर्जी हमें मिलेगी, एनर्जी के फॉर्म में क्या है, हम कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हो गया। अब इजेशन की बात करें तो इजेशन में क्या होगा? इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, या वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ये क्या होगा? ये बाहर निकलेगा, है ना, आउट, इजेशन के थ्रू। ओके, तो ये सारे 5 अलग अलग क्या हो गए? स्टेप्स हो गए जिसमें हमारा ह्यूमन का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है। तो देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर 2 पार्ट में पढ़ें तो इसको पढ़ना इजी हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये कोई पार्ट नहीं है लेकिन हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जिससे इजी हो जाए पढ़ने में। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल में आता है माउथ, फिर है स्टमक, फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि जब हम पढ़ रहे हैं इन 5 पार्ट को तो क्या पढ़ रहे होंगे? एलिमेंट्री कैनाल कर रहे होंगे। अब एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें तो एसोसिएटेड ग्लैंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेशन में। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्लाइवरी ग्लैंड, फिर सेकंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, थर्ड होती है लिवर और फोर्थ होता है पेनक्रियास। तो मैं आपको बता दूं कि हम एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही जब जो ग्लैंड आ जाएगी तो उसको उसी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है ना, हमारी बॉडी का हम तो देख नहीं सकते बट अगर उसका ऐसा देखें पिक्टोरियल व्यू तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? माउथ या बकल कैविटी भी इसको कहते हैं, है ना, माउथ या बकल कैविटी जो हमारा माउथ है। अब यहीं से क्या है? ईसोफेगस भी इसी को कहते हैं, आगे बताऊंगा किसको कहते हैं ईसोफेगस।
तो ईसोफेगस ये है, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, ट्यूब बोले पाइप बोले, है ना, ये ईसोफेगस है। और ईसोफेगस को ही क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को ही हम बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप के बाद हमारा जो क्या है, फूड है, वो कहां पहुंचता है, स्टमक में। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। सेकंड ईसोफेगस था, थर्ड स्टमक है। स्टमक के बाद कहां पहुंचेगा, स्टमक के बाद पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो मिडिल पार्ट है ना, मिडिल पार्ट ये सराउंडेड दिख रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। और जो इसकी सराउंडिंग है, बाहर वाला पार्ट, ये कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा फूड है वो वन बाय वन हर ऑर्गन या पार्ट्स में पहुंचता है और लास्ट में एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। इसके साथ आप ग्लैंड भी देखिए, तो ये जो दिख रही है, ये लिवर है ना, ये लिवर है। उसके नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और उसके स्टमक के पीछे होता है क्या, पैनक्रियास। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वन बाय वन बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा दिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ना समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। ओके, तो देखिए माउथ और बकल कैविटी। तो फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं। अब माउथ में क्या क्या होता है, तो माउथ में टीथ होते हैं, माउथ में टंग होती है, और माउथ में ही स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां जो माउथ का पिक्टोरियल व्यू है, तो टंग तो सबको पता है ना, कि हमारी टंग कहां पे है। फिर टीथ भी हम सबको पता है कि हमारे टीथ कहां पे हैं। अब बात आई स्लाइवरी ग्लैंड की, वो तो दिखती नहीं सर, है ना। तो ये देखिए, ये फर्स्ट देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में होती है। 3 पेयर्स का मतलब 6 होंगी, 6 ग्लैंड्स, है ना। तो 2 तो ये हो गई पीछे, है ना, ये 2 ये हो गई, तो एक पेयर ये हो गया। फिर टीथ के नीचे देखिए, दूसरा पेयर टीथ के नीचे हो गया, और दूसरे पेयर के नीचे ही तीसरा पेयर देखिए, है ना। तो इस तरह से हमारी कितनी स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, 6 स्लाइवरी ग्लैंड हो गई। तो अब इनको डिस्कस करते हैं कि ये सब क्या होते हैं, क्या करते हैं। तो पहले नंबर हम बात कर लेते हैं किसकी, टंग की। टंग की बात कर लेते हैं, है ना। तो टंग क्यों यूज होती है, टंग यूज होती है, इसका फंक्शन है टेस्ट डिटर्मिनेशन। अब ये कैसे डिटर्मिनेशन करती है टेस्ट का, तो हमारी टंग में प्रेजेंट होती हैं क्या, पैपिले। पैपिले बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, पैपिले बोलते हैं। ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 4 टाइप्स की पैपिले होती हैं, जो अलग अलग टेस्ट हमें बताती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, थोड़ी देर के लिए आप समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ये है आपकी टंग। ठीक है, ये आपकी टंग है। तो सबसे पीछे वाले पार्ट से, पीछे वाले पार्ट से आपको क्या पता चलता है, बिटरनेस। सबसे पीछे वाला पार्ट टंग का ये बताता है कि कोई चीज कड़वी है, कड़वापन। ठीक है, उसके जस्ट आगे जो होते हैं, वहां से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, सोरनेस। सोर का मीनिंग क्या होता है, खट्टा। कोई भी चीज हमें खट्टी लगती है तो यहीं से लगती है। ठीक है, अब उसके जस्ट आगे हमें किस चीज का पता चलता है कि टेस्ट कैसा है फूड का, तो उसके जस्ट आगे पता चलता है सॉल्टनेस या सॉल्टी। अब सॉल्ट क्या होता है कि कोई चीज क्या है, कोई चीज नमकीन है। ठीक है, और उसके सबसे आगे से हमें किसी भी फूड की स्वीटनेस पता चलती है, स्वीटनेस। ठीक है, कि वो चीज क्या है, मीठी है। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि टंग कैसा करती है, टंग टेस्ट डिटर्मिनेशन करती है। अब कैसे करती है, तो 4 टाइप्स की पैपिले होती हैं, फर्स्ट बिटर, सेकंड सोर, थर्ड सॉल्ट एंड फोर्थ स्वीट। इस तरह से हमारी टंग क्या करती है, हमारी टंग टेस्ट का डिटर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स टीथ की बात कर लेते हैं। तो टीथ कितने टाइप के होते हैं, टीथ होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट होते हैं इंसिजर, सेकंड होते हैं कैनाइन, थर्ड होते हैं प्रीमोलर एंड फोर्थ होते हैं मोलर।
तो अब इनका यूज क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जो इंसिजर होते हैं वो काटने के लिए होते हैं, फूड को काटने को बोलते हैं, यूज्ड फॉर कटिंग, ठीक है। कैनाइन जो होते हैं, कैनाइन आर यूज्ड फॉर टेयरिंग। अब टेयरिंग क्या होता है, तो टेयरिंग का मीनिंग होता है फाड़ना, तो फूड को फाड़ने के लिए जो यूज होते हैं वो कैनाइन यूज होते हैं। अब थर्ड और फोर्थ जो प्रीमोलर और मोलर आप देख रहे हैं, इन दोनों का यूज एक ही है, क्या, पीसना, पीसना या ग्राइंड करना, ठीक है। तो ये होते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए, बट कैसे, तो प्रीमोलर जो होता है कोर्स थोड़ा मोटा ग्राइंड करता है, और मोलर जो होता है बहुत ही फाइन या महीन ग्राइंड करता है, ठीक है। तो ये सब तो हो गए इनके यूज। अब देख लेते हैं टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए टूथ कुछ इस टाइप का होता है, आपने अगर देखा हो तो, है ना। अगर हम इसको टूथ माने, अगर इसको टूथ माने तो ये कहां एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड का मतलब धंसा हुआ होना। तो आपने देखा होगा टूथ की जो रूट होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं, है ना, एम्बेडेड होती हैं, ये इनकी रूट्स हैं, है ना, और इसमें सॉकेट्स में। उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं, नेक, ठीक है। और जो अपर वाला पार्ट होता है, अपर वाला ये जो बाहर हमें दिखता है, ये क्राउन, ये पार्ट कहलाता है क्राउन, ठीक है। तो क्राउन, नेक, रूट्स, है ना, तीन पार्ट हो गए। अब किसका बना होता है, तो टीथ जो बना होता है, टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये पूरा डेंटाइन का होता है। तो आप बोल रहे हो सर अंदर, तो बाहर क्या होता है, तो बाहर कुछ नहीं, बाहर होती है लेयर, और ये होती है प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, एनामल, ठीक है, एनामल बोलते हैं इसको। और ये हमारी बॉडी का क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कई बार पूछा गया है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एनामल, और यही जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना। जब निकल जाती है तो फिर हमारे जो पेन होने लगता है और उतने अच्छे नहीं रह जाते, कई लोग साफ करा लेते हैं तो उसमें एनामल की लेयर निकल जाती है, इसलिए कहते हैं साफ नहीं करानी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को साफ कराने की जरूरत होती है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला होता है, एडल्ट के लिए बता रहा हूं, है ना, है तो फिर बहुत डिटेल में बताएंगे तो बहुत कुछ है बताने को। तो एडल्ट के लिए आप देख लो, एडल्ट के लिए होता है 2, देखिए इंसिजर 2/2, देन कैनाइन 1/1, देन प्रीमोलर 2/2, देन मोलर 3/3। कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 8, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 16 एंड 8 2 16। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए हमारे, 32 टीथ, है ना। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3। याद रखो 2 1 2 3 2 1 2 3 ऐसे बोलते रहो, याद हो जाएगा। 21 23 2 1 2 3, ठीक है। और एक सीरीज और याद रख लेना, पहले कौन आएंगे, पहले इंसिजर आएंगे, देन कैनाइन आएंगे, देन प्रीमोलर आएंगे, देन मोलर आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है। तो मैंने अभी बताया कि स्लाइवरी ग्लैंड कितने पेयर में होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो 3 पेयर्स में होती हैं, और 3 पेयर्स का मतलब 6 नंबर्स होता है, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, तो स्लाइवरी ग्लैंड प्रोडक्शन भी करती है और सिक्रेशन भी करती है, किसका, सलाइवा का, है ना। तो स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं सलाइवा को। अब भाई सलाइवा की क्या यूज है, तो सलाइवा देखिए, सलाइवा जो होता है फूड को स्लिपरी बनाता है ना। स्लिपरी क्यों बनाता है, अगर स्लिपरी नहीं बनाएगा तो हम जो खाते हैं वो ड्राई ड्राई नहीं रहेगा, निगलने में दिक्कत नहीं होगी, फंस जाएगा। तो सलाइवा जो है फूड को स्लिपरी बनाता है, जिससे जो सॉलो करने या निगलने में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उस एंजाइम को बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो अब टाइलिन क्या करता है, तो जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च हमारे फूड का, तो टाइलिन इसको कन्वर्ट करता है, टाइलिन कन्वर्ट करता है उसको माल्टोज में,
ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि डाइजेशन जो है कहां से शुरू हो जाता है, डाइजेशन माउथ से शुरू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन जो होता है स्टार्च को ब्रेक कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होती हैं, इसमें होती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो बैक्टीरिया होते हैं है ना, उनको क्या करती हैं, किल करती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो स्लाइवा में ये भी होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब माउथ या बक्कल कैविटी की एक समरी ऐसे देख लेते हैं। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा माउथ या बक्कल कैविटी में, है ना। तो माउथ और बक्कल कैविटी की बात करें तो सबसे पहले माउथ की बात की तो उसमें क्या हुआ, इनटेक हुआ फूड का, फूड को हमने अंदर लिया, इनटेक किया। उसके बाद क्या आए, टीथ आए, तो टीथ ने क्या किया, टीथ ने चुइंग या ग्राइंडिंग की फूड की। देन थर्ड पार्ट हुआ टंग का, तो टंग ने फूड को क्या किया, रोल किया और टेस्ट दिया, टेस्ट बर्ड जो मैंने अभी बताई है ना, टेस्ट बर्ड से। और उसके बाद आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, और उसने क्या किया, उन्होंने स्लाइवा सिक्रेट करके क्या किया, उसको जो फूड को सॉलो करने में है उसको हेल्पफुल किया। और साथ ही जो स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन है, टाइलिन, तो उसने स्टार्च को माल्टोज या शुगर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी हमने इतना पढ़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस को और क्या कहा जाता है, ईसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्या फंक्शन है, तो जब हम फूड सॉलो करते हैं तो वो कहां से जाता है, वो ईसोफेगस से होकर जाता है। तो ये देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, माउथ, और माउथ के बाद क्या शुरू होगी, ईसोफेगस या फूड पाइप, तो यहीं से होकर फूड जाता है। और इसकी जो लेंथ है कितने सेंटीमीटर होती है, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके दोनों एंड में क्या होती हैं, स्पिंचर वेल्व ओपनिंग होती हैं। ठीक है, यहां पर भी और यहां पे भी, दोनों एंड में, और वो कहलाती हैं स्पिंचर वेल्व ओपनिंग। तो इसका क्या फंक्शन हो गया, इसका फंक्शन हो गया फूड का और फ्लूइड का, फूड एंड फ्लूइड का सॉलो करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करना और कहां पहुंचाना, तो ये स्टमक से क्या है, जॉइंट है। ठीक है, तो माउथ और स्टमक को इसने जॉइंट किया और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया स्टमक में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कैसे करता है ट्रांसपोर्टेशन, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। ये कई बार पूछा गया है। और ये क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो आप ये देखो, ये जो कंडीशन है ये रिलैक्स्ड है, फिर देखो यहां कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ऐसे ही करके क्या होता है, फूड पास होता है, किससे होकर, फूड पाइप से होकर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स स्टमक की बात करें तो देखिए स्टमक जो होता है, स्टमक होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जैसा दिखता है, देखेंगे तो, है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहां पे जो फूड होता है, यहां पे फूड 4 to 5 आवर्स के लिए रहता है, 4 to 5 आवर्स रहता है यहां पे फूड। और यहां पर फूड कहलाता है क्या, चाइम, CHYME। अब ये चाइम क्या होता है, तो चाइम का मीनिंग होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या है स्टमक का, तो देखिए ये जो लिनिंग है या वॉल है, यहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं, यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो मैं बना रहा हूं कुछ इस टाइप से आप समझिए कि यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस क्यों सिक्रेट करती हैं, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होते हैं एंजाइम्स, सेकंड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड होता है म्यूकस। अब इनमें कौन क्या क्या करता है, तो एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में
वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब HCl क्या करता है, इतना ज्यादा एसिटिक, अगर किसी ने केमिकल एसिड बेस पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि कितना ज्यादा एसिटिक होता है। तो जो बॉडी के अंदर स्टमक में होता है वो 1.8 pH का HCl होता है, और ये क्या करता है, एसिटिक मीडियम क्रिएट करता है, प्लस किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। अब मन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि इतना ज्यादा एसिटिक एसिड है, मतलब इतना हाईली एसिटिक एसिड है हमारे उसमें स्टमक में, तो इसको हार्म नहीं हो रहा है क्या? तो हाँ, इसको हार्म होता है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए कौन है, म्यूकस। तो म्यूकस सेक्रेट बाय द वॉल ऑफ स्टमक रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। तो ये इसकी लीनिंग है, यहां से कौन सेक्रेट होगा, यहां से आएगा म्यूकस, और जो भी हार्मफुल इफेक्ट है वो HCl के क्या कर लेगा, रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कि गैस्ट्रिक जूस और थोड़ा क्या करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस देखिए, मैंने अभी बताया जो एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है, पेप्सिन है। ठीक है, पेप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को। ठीक है, HCl क्या करता है, HCl मेक्स द मीडियम एसिटिक, और म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लिनिंग को। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बचा है क्या? तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने लायक बचा हो। हाँ, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है, हमने सब कुछ कवर किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ होती है 6 to 7.5 मीटर। अगर फीट की बात करें तो करीब 20 फीट लॉन्ग। ठीक है, तो अब इतनी लंबी होती है तो इसके पार्ट अलग अलग होते हैं। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डुोडेनम, सेकंड होता है जूजेनम मिडिल पार्ट, और थर्ड होता है इलियम। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टमक पढ़ा है, तो स्टमक किससे ज्वाइन है, स्टमक डुोडेनम से ज्वाइन होगा। ठीक है, अब जो जूजेनम है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कई बार पूछा गया है कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं विली, VILLI, विली। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस, ये सरफेस को इंक्रीज कर देता है डाइजेशन के लिए, है ना, इंक्रीज सरफेस, इंक्रीज फॉर डाइजेशन। तो ये सीधा भी हो सकता था, हाँ, लेकिन सीधा होता तो इतना ज्यादा डाइजेशन नहीं कर पाता, सीधा होता तो इतना सा ही आता, लेकिन ऐसा होने के कारण थोड़ा लॉन्ग होता है। और वो कितना लॉन्ग होता है, 6 to 7.5 मीटर। और ध्यान रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, है ना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहते लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। कहीं मैं पढ़ रहा था कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसीलिए है कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पता चला तो उसी को लोगों ने लार्ज मान लिया और उसी की लेंथ सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, ऐसा कहीं पढ़ा था, सच है या गलत नहीं पता। ठीक है, आगे और देखते हैं डिटेल में। तो देखिए एक कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। अब आप ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आगे जाके ऐसे 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 तो होगी, तो आपको पता है, आपको देखना है ये लिवर है, ये लिवर की पोजीशन है, और ये क्या है, ये पैनक्रियास है। ठीक है, और ये क्या है, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो आप ध्यान से सुनिए, लिवर से एक डक्ट आ रही है, ये देखिए लिवर से डक्ट आ रही है, ये गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर है ये। हालांकि आगे डिस्कस करना ही है तो मैं अब आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। तो ये डक्ट आ रही है लिवर की, है ना, और यहां से पैनक्रियास से एक डक्ट आ रही है। तो ये तो अलग अलग रही थी, ठीक है, लेकिन आगे जाकर क्या हो गई, ये कॉमन हो गई। तो कौन क्या लेकर आ रहा है, तो लिवर लेकर आ रहा है बाइल जूस। ठीक है, लिवर ला रहा है बाइल जूस, और पैनक्रियास क्या ला रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पहले ये अलग अलग डक्ट में लेकर आ रहे थे, फिर ओपन हो गए कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया। ठीक है, लिवर ने बाइल जूस और पैनक्रियास ने पैनक्रियाटिक जूस, किसमें, डुोडेनम में। तो ध्यान रखना, क्योंकि डुोडेनम सबसे ऊपर पार्ट है, तो कहां किया, डुोडेनम में किया। ठीक है,
अब देखो कि मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन कहां होता है, ये क्वेश्चन आया है। कई लोग तो बोलते हैं कि डाइजेशन खत्म हो जाता है, डाइजेशन एंड, कई लोग नहीं, बुक में कई जगह मिलेगा डाइजेशन एंड हो जाता है। पूरी तरह से सही नहीं है, और मानो तो सही भी है, क्योंकि जो केमिकल डाइजेशन होता है ना, केमिकल डाइजेशन, मोस्ट ऑफ द मेन डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। मतलब खत्म मानो तो गलत नहीं होगा, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहां आता है या डाइजेशन कहां खत्म हो जाता है। जैसा आए उसके अकॉर्डिंग आप स्मॉल इंटेस्टाइन बता सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स लिवर की, और लिवर क्या है, लिवर एक ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, वो लिवर है, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज लिवर। नाउ लिवर करता क्या है, तो लिवर आप देख सकते हो, पहले तो लिवर ऐसा दिखता है ना, ये है हमारा लिवर, और लिवर सिक्रेट करता है क्या, लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को, लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को। और ये बाइल जूस स्टोर कहां होता है, तो ये देखिए बहुत ही लाइट दिख रहा है, इसके पीछे होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में ये जाकर स्टोर हो जाता है। तो अब मेन प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि बाइल जूस करता क्या है, तो बाइल जूस करता है डाइजेशन, किसका, फैट का। तो डाइजेशन ऑफ फैट करता है कौन, बाइल जूस, डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, तो ये नेचर में क्या होता है, एल्केलाइन। ये पूछ सकते हैं क्योंकि HCl तो सबको मालूम एसिटिक है, तो बाइल जूस का नेचर जो होता है वो एल्केलाइन होता है, ठीक है। कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। वेट कितना होता है लिवर का, लिवर का वेट होता है करीब 1.5 से 2 kg तक इसका वेट हो सकता है, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, तो अब देखेंगे हम पैनक्रियास। तो स्टूडेंट्स देखिए पैनक्रियास क्या करता है, तो पैनक्रियास तो सबसे पहले इसका नेचर जो है ना, ये होती है एक टाइप के क्या, ग्लैंड। तो ग्लैंड्स या तो एंडोक्राइन होती हैं या एक्सोक्राइन होती हैं। तो पैनक्रियास का जो नेचर है ना वो मिक्स्ड है, मिक्स्ड नेचर है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है ये, है ना। पैनक्रियास एक लौती ग्लैंड है जो मिक्स्ड नेचर की होती है। इसका मतलब ये है कि ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करती है और एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करती है। अब एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब कुछ लोगों को पता होगा कि ये करते क्या हैं, तो ये बॉडी में मेंटेन करते हैं, मेंटेन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। तो पैनक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रेट करती है। उसमें भी कौन से, बीटा सेल्स, है ना, बीटा सेल्स जो कि मेंटेन करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। और आइडियल ब्लड शुगर लेवल होता है 120 mg हमारी बॉडी में, ठीक है। अब एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ये कुछ एंजाइम को सिक्रेट करती है और उनके नाम है, क्या है, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। सेकेंड होगा अमाइलेज और थर्ड होगा लाइपेज, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तो देखिए ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, और लाइपेज करता है फैट को डाइजेस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है एंजाइम, फर्स्ट ट्रिप्सिन, सेकंड अमाइलेज, थर्ड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट, अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज करता है फैट को डाइजेस्ट। ओके, नाउ अब लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, देखिए तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लेंथ होती है इसकी, इसकी लेंथ होती है करीब 5 फीट लॉन्ग। और ये बात तो आपको पहले ही पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसके क्या होते हैं, 2 रीजन में होती है, ये 2 रीजन होते हैं इसके। देखिए आप देख सकते हो ये अंदर वाली तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो बाहर दिख रही है आपको
ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका जो मेजर पोर्शन है वो कहलाता है कोलोन, COLON, कोलोन। और उसके साथ ही सेकंड रीजन कहलाता है रेक्टम, और रेक्टम का ही लास्ट पार्ट होता है एनस, और एनस क्या होता है? ओपनिंग पॉइंट होता है। यहीं से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है, एनस ओपनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की अगर बात करें तो आप ध्यान से सुनिए। नो सिग्निफिकेंस डाइजेशन, वर्ड पे ध्यान देना, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डाइजेशन में। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो इग्नोर किया करो, सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है। बट ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है वाटर, मिनरल, है ना, और सर्टेन ड्रग्स का। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। मेजर डाइजेशन में इसका रोल नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स होते हैं, उनको क्या करता है? उनको एब्जॉर्ब करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा अगर और कुछ देखें तो इसमें यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो किसमें हेल्प करते हैं? जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, तो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड, एक और चीज ये क्वेश्चन आता है कि अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाता है? तो अनडाइजेस्टेड फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो फूड का डाइजेशन नहीं होता है, जो खाना नहीं पचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और यहां से होते हुए रेक्टम, और रेक्टम से ओपनिंग पॉइंट एनस, यहां से बाहर निकल जाता है। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके अलावा some water salts are absorbed by the walls of large intestine, ये मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि कुछ वाटर होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। रेक्टम ओपनिंग पॉइंट होता है, ये भी बता दिया है ना। और जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सेस वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? तो एक्सेस वाटर कौन एब्जॉर्ब करती है? एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो कहां से बाहर निकलता है? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और एनस होता है ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सब था हमारे न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करें ताकि हम और कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और आपको कुछ सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि अगर अच्छा है तो क्या है और अच्छा नहीं है तो क्या है, हम उसको जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।